अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौदूद फकर में खुश आमदीद ले जनाब। ग्रॉस मिसकंडक्ट सामने आया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो ग्रॉस मिसकंडक्ट है इसके ना सिर्फ दस्तावेजी सबूत सामने आ गए हैं बल्कि ये जो सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त, ये माजी में 1977 के हालात की झलक पेश करती हुई नजर आ रही है, जहां पर उस वक्त के एक आमिर मुतलिक ने एक मुंतखब जो शख्सियत थे, एक मुंतखब वजीर आजम की ना सिर्फ हुकूमत खत्म की, उनका तख्ता उल्टा, इक़्तिदार पर कब्जा जमाया, बल्कि उस वक्त एक बात भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी कि कब्र एक है बंदे दो हैं, यानी जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक। इन दोनों में से किसी एक ने बचना है और एक ने कब्र में लेटना है। और फिर दुनिया ने देखा कि उस कब्र के अंदर आमिर तो बाद में जो है उसके चीथड़े उड़े, लेकिन एक मुंतखब अवामी वजीर आजम को उस कब्र के अंदर लेट कर हमेशा के लिए अमर होना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको भी इस वाक़े ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया। और उस वक्त जो तरक्की के अमल में रुकावट पैदा की गई, जो जमहूरियत के रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा की गई, वो अभी तक जारी और सारी हैं, उसमें किसी भी जगह पर कोई रुकावट सामने नहीं आ रही। और ये मिसाल मैंने इस वजह से आपके सामने रखी है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूदा हालात में जिसके पास जहाँ भी इतना सा भी कोई इख्तियार मिलता है तो वो अपने इस इख्तियार को अपने जो विरासती जो है ना वो इख्तियार समझ लेता है, वो अपने अंदर एक आमिर बन जाता है, अपने अंदर एक बादशाह बन जाता है, अपने अंदर एक शहनशाह बन जाता है। और वो ये समझता है कि उसके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज कानून है, उसकी जुबान से अदा होने वाला हर एक जुमला आईन है और उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो लाजमी है। और अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले देखें और खासतौर पर कल रात को किए जाने वाला एक फैसला, तो आपको ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर वो फैसला, वो तफसीली फैसला जो 15 मार्च की हेयरिंग के हवाले से था, सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड होता है उसके ठीक 3.5 मिनट के बाद वो जो फैसला है उसको वेबसाइट से हटा दिया जाता है। क्यों? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस फैसले में ये जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया, ये वो फैसला जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से जारी किया गया, ये फैसला अपने अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस फैसले ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले एक ग्रॉस मिसकंडक्ट, एक संगीन खिलाफ वर्जी ज़ाब्ता इखलाक की, उसकी तरफ निशानदेही की है। और अगर आप, क्योंकि अब ये डिजिटल दौर है, यहां पर एक चीज अपलोड हो जाए ना तो उसके बाद वो रुकती नहीं है, वो सामने आके रहती है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला था, चाहे वो अंग्रेजी में था चाहे वो उर्दू में था, ये दोनों वर्जन अपलोड किए गए थे और ये अब तमाम जगह पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और अगर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये जो शायराना इस्तदलाल है, ये जो उन्होंने शायरी की है अपने फैसले में, अगर आप इसको पढ़ें तो आपके सामने कुछ सिचुएशंस बहुत ही हद तक वाज़ेह हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि जनाब ये जो मिसकंडक्ट है ये कैसे किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं अपने फैसले में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी किया गया और जिसको बाद में उस वेबसाइट से उतार दिया गया। काजी फाइज ईसा साहब लिखते हैं कि इशरत अली जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर इस वक्त भी कब्जा जमाए बैठे हैं, ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। ये चार्जशीट है जस्टिस काजी फाइज ईसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वो ये कहते हैं कि इशरत अली को 3 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन के जरिए वफाकी हुकूमत ने वापस बुलाया, लेकिन उन्होंने वफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को वजूद में लाता है और ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल है। 29 मार्च 2023 के हुक्मनामे ने आईनी और कानूनी हैसियत वाज़ेह की थी और ये कि चीफ जस्टिस अपने लिए यकतरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल नहीं कर सकते। इस मौके पर मज़कूरा हुक्मनामे के फिक्रा नंबर 27 और 28 पेश किए गए, जहां फिक्रा नंबर 27 में कहा गया था कि चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते, जिसने इन अमूर को तय करने के लिए उन्हें यकतरफा और अपनी मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की जानिब से
اس اجتماعی طور پر تعین کا کام کوئی فرد اپنے طور پر نہیں کر سکتا، خواہ وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں فقرہ نمبر 28 کو کوٹ کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ شہریوں کے مفاد میں بہتر ہوگا کہ اس مقدمے اور ایسے تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کی جائے جن کا نوٹس آئین کی دفعہ 184 سب کلوز 3 کے تحت لیا گیا ہے، جب تک مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 191 کے تحت ضروری قواعد نہ بنائے جائیں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر وہ حکم نامہ جو ایک عدالتی سرکولر کے ذریعے جاری کیا گیا تھا رجسٹرار عشرت علی کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد جو 6 رکنی بینچ بنا تھا جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا یہ جو آرڈر ہے اس کو ایک عبوری حکم کے پر سے تعبیر کیا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کو ایک اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں، آئین نے طے کیا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اسے آئین یا قانون کی روح سے یا اس کے تحت دیا گیا ہو۔ آئین نے چیف جسٹس تو درکنار سپریم کورٹ کو بھی غیر معمولی اختیارات یا غیر محدود اختیارات سماعت عطا نہیں کیے۔ لارجر بینچ اور حکم نامے کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کے بینچ اور ججوں کو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اس لیے مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی۔ لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی اور یہ کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتا تھا۔ 4 اپریل 2023 کا حکم نامہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلا سکتا، اس کا کوئی قانونی اور آئینی اثر نہیں۔ قانونی طور پر بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے، اس لیے اسے 4 اپریل کا نوٹ کہا جائے گا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ اس مقدمے کو چلانے کے لیے اجلت میں جو ہے وہ فہرست جاری کی گئی، اور ایسا صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی غیر معمولی ایمرجنسی ہو، لیکن اس مقدمے میں ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ 6 ججوں کو اجلت میں جمع کیا گیا اور بینچ کی سربراہی کرنے والے فاضل جج اور ان کے بعد سینئر ترین جج نے اکٹھا ہونے کے چند منٹ میں ہی اس معاملے کو نپٹا دیا اور فوری طور پر اسی دن 4 صفحات پر مشتمل نوٹ بھی جاری کر دیا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے کو عام طریقے سے عام ضابطے کے مطابق مقرر کیا گیا ہوتا، مناسب نوٹس دیا گیا ہوتا اور اس پر مناسب غور کیا گیا ہوتا تو 4 فاضل جج جونیئر ججوں کو شاید احساس ہو جاتا کہ ان کے سینئر ججز جو کچھ کر رہے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اب یہ ہے وہ تنازع، اب یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ اب یہاں پر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گراس مس کنڈکٹ ہے یہ کیوں ہے اس کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک آخری جملے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلہ ہے اس کے آخر میں درج کیے گئے ہیں اور یقینی طور پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اختتامی نوٹ میں نتیجہ عکس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ نہ تو آئین نے اور نہ ہی کسی اور قانون نے کسی عدالت میں 6 جلیل القدر ججوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے آپ کو اختیار دیں، اس لیے مقدمہ نمبر 4 میں سپریم کورٹ کے 29 مارچ 2023 کے حکم نامے کو 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا، اور متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سنیے، متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نچوڑ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت جس سچویشن کا شکار ہے
वहां पर हमें बार बार सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है मुतकब्बराना आमरीयत। और ये बिल्कुल वैसी ही आमरीयत है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, क्योंकि जजेस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ये वाज़ेह तौर पर इस बात को जो है वो साबित करता है कि जजेस के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, जजेस को इख्तलाफ को बर्दाश्त करना चाहिए। और ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इसकी एक स्क्रीनशॉट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक जज को अल्लाह से खौफ खाने वाला, कानून का पाबंद, परहेजगार, जुबान का धनी, राय देने में ज़हीन, मोहतात, बुर्दबार, इल्जामात से पाक और लालच से मावरा होना चाहिए। जज को खुरदरा हुए बगैर मजबूत होना चाहिए, इसे कमजोरी दिखाए बगैर नरम मिजाज होना चाहिए। इसकी वार्निंग एहतराम के दायरे में रहते हुए मुतासर कुन होनी चाहिए और इसे अपने अल्फाज के साथ दयानतदार होना चाहिए। उसे हमेशा पुरसुकून, मुतवाजन और गैर जानिबदार रहना चाहिए। जज को अदालती नशिस्त व बर्खास्त के हवाले से वक्त का पाबंद होना चाहिए और खुश मिजाजी व तवाज़ो के एहसास के साथ अदालत में बैठना चाहिए। उसे अदालत का वक़ार बरकरार रखने के लिए मोहतात होना चाहिए, जबकि वो मुकदमे के फरीकैन और पेश होने वाले वकला के लिए कार्रवाई के दौरान तमाम पहलुओं से मुसावात कायम रखे। अब सवाल ये है कि जो जज साहिबान और अपने इदारे के अंदर बैठे हुए 15 लोगों के दरमियान मुसावात कायम न रख सकें, जो 15 लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसके अंदर तवाजुन ना रख सके, जहां पर पसंद और नापसंद का जो कहानी है वो अरूज पा रही हो, जहां पर नापसंदीदा जजेस को खुडे लाइन लगाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहां पर आइन, कानून और मुसावात की बात नहीं की जाती। एक जानिब ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आर्टिकल 2 जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखा, ये बड़े वाज़ेह अंदाज में इस सिमत की तरफ इशारा करता है कि जनाब कुछ हदूदो कयूद हैं अदालत उज़्मा से ताल्लुक रखने वाले जज साहिबान के लिए, और उन्हें उन हदूदो कयूद के अंदर रहना है। यहाँ पर ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उतार दिया गया हो, उसको निकाल दिया गया हो और फिर उस जज को धमकाने के लिए या दबाव में रखने के लिए एक क्यूरेटिव जो रिव्यू है जो 1 साल पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको अचानक निकाल लिया जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये पैगाम देना कि जनाब अपनी हद से, अपने दायरे से आगे ना बढ़ो। अब ये जो सिचुएशन बन चुकी है हमारे सामने, ये बिल्कुल 1977 का रेप्लिका है, लेकिन उस वक्त एक जमहूरी वजीर आजम था और एक आमरे मुतलिक था। लेकिन इस मर्तबा जो मुकाबला है ये दो ज्यूरिस्ट के दरमियान है, 2 जज साहिबान के दरमियान है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा भी अंजाम कुछ इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि ये वो टाइम आ गया है जहां पर अब फाजिल जज साहिबान को जो है वो या तो बैठकर इस मामले को किसी न किसी तरफ लगाना होगा, या इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए मेरा ख्याल ये है, मुझे लग ऐसे रहा है कि कोई बड़ा बेंच बन जाएगा, चाहे वो अज खुद इख्तियारात के तहत ही बन जाए, 10, 11, 12, 13, 15 रुकनी, और उसके बाद ही कुछ अगली कार्रवाई चलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो दिन है, शायद ये जो वीक जिसका आगाज कल से हो रहा है, ये जो वीक है ये बहुत ही ज्यादा धमाका खेज होगा, सियासी एतबार से भी, अदालती एतबार से भी और हर तरह की रसाकशी के हवाले से भी, क्योंकि इसी टाइम के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन खास तौर पर हमारा अदालती निज़ाम इस वक्त जिस स्टेक पर लगा है, हमें उसको बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन ये कोशिशें उसी इदारे के सरबराह की तरफ से होनी चाहिए, ना कि बाकी साथी जजेस को ये पैगाम देते हुए कि जनाब तुम्हारी राय मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।